नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉल नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, ईरान ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए अब बहुत खतरनाक प्लानिंग पर उतर आया है। अभी तक तो आमने सामने की जंग की बात हो रही थी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट की जो बारूद की गंध है और जो युद्ध की ज्वाला है, वो बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया के पैरों तले से जमीन खींच ली है और पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। खबर है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा वार करने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की सुपारी देने की तैयारी कर रहा है। यानी ईरान ट्रंप की जान का दुश्मन बना हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए किसी गुप्त ठिकाने पर नहीं, बल्कि खुले आम क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया जा रहा है। ईरानी सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल ट्रंप एसोसिएशन रिवॉर्ड कैंपेन जैसे पोस्टर आग की तरफ फैल रहे हैं। लोगों के फोन पर मैसेज आ रहे हैं, किल ट्रंप। कहा जा रहा है ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ से ज्यादा की सुपारी दी जाएगी। ईरान इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देने की कसम तो खा चुका है और ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानता है, लेकिन ईरान का आग से खेलने की यह तैयारी या फिर यह प्लानिंग क्या ठीक है? और क्या यह सिर्फ डराने की रणनीति है या फिर ईरान सच में किसी बड़ी साजिश में लगा हुआ है? मुसीबत यह नहीं कि ईरान प्लानिंग कर रहा है, मुसीबत यह है कि अगर ईरान ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रंप के खात्मे की प्लानिंग बना ली, इस चाल को चल दिया, तो फिर दुनिया की क्या हालत होगी? आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का वो बयान जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले ही साइन किया हुआ है कि उसके बाद क्या करना है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझिए इस पूरी दुनिया को विश्व युद्ध से और यहां तक कि परमाणु तबाही से भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस खबर की तह तक चलेंगे, इसकी एबीसीडी समझेंगे, बताएंगे आपको इस खबर के हर एक पहलू के बारे में। कहते हैं दुश्मनी जब हद से बढ़ जाए तो वो खून मांगती है, कुर्बानी मांगती है। दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर हैं, जहां बारूद की गंध और मिसाइलों का शोर थम नहीं रहा है। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की होश उड़ा दी है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से बदला चाहता है, ये बात हमको पता है, आपको पता है, हम सभी को पता है। लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए क्या सुपारी दे चुका है? चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए पैसा ईरान किसी तिजोरी से नहीं दे रहा, बल्कि क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। ईरान के आम नागरिकों को इन दिनों एक अजीब सा डरावना मैसेज मिल रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है तो प्लीज लगाइएगा पीसीआर, थैंक यू। ईरानी लोगों को जो मैसेज मिल रहा है वो बहुत अजीब है और वो थोड़ा डरावना भी है। इस मैसेज में लिखा गया है किल ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप को मार दो। ईरान के घरेलू मोबाइल ऐप्स जैसे कि रूबिका और बेल जैसे चैनल्स पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए क्राउड फंडिंग यानी कि आम लोगों से पैसा जोड़ा जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल सोर्स के हवाले से यह जानकारी मिली है कि फंडिंग कैसे की जा रही है और पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। ट्रंप असैसिनेशन रिवॉर्ड कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के जरिए कहा जा रहा है कि ट्रंप की हत्या करने वालों को इनाम दिया जाएगा। आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद यह कैंपेन शुरू किया गया और ट्रंप की हत्या के लिए $100 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है।
ईरानी ऐप रूबिका पर लिंक और एसएमएस के जरिए किल ट्रंप के जरिए रकम मांगी गई है। खबर तो यह भी है कि पीओके से भी कुछ लोगों ने फंडिंग किया है। 3 लाख लोगों का समर्थन है। $25 मिलियन की राशि जुटाई गई। ईरान ट्रंप की हत्या के फुल प्रूफ प्लान को तैयार करके बैठा है। ईरान और ट्रंप की ये जो अदावत है वो नई नहीं है, लेकिन किसी भी जंग में लड़ाई आमने सामने की होती है। लेकिन ईरान के लिए ट्रंप वो शख्स हैं जिसने खामेनेई और लारी जानी को मारा है, और ईरान किसी भी कीमत पर बदला चाहता है। साम दाम दंड भेद, रास्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे वो आतंक का रास्ता ही क्यों ना चुने, लेकिन वो ट्रंप तक पहुंचना चाहता है। लेकिन क्या ईरान को पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं? ईरान के लिए परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कोई मामूली मुल्क नहीं है। अव्वल बात यह, उसपे से भी बड़ी बात यह कि 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब अमेरिका के पास है। दर्जनों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो क्या यह ईरान की सिर्फ डराने वाली रणनीति है? और अगर डराने वाली रणनीति हो, फिर प्रेशर बनाने के लिए तो भी इसको समझा जा सकता है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है और ईरान ने $100 मिलियन का इनाम अगर ट्रंप के ऊपर रख दिया है और अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप हाल के समय में कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है और उनकी हत्या हो सकती है। ईरान ने कसम खाई है खून का बदला खून। ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ी। ईरान ने वो बर्दाश्त किया। लेकिन जब 2026 में ईरान ने के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तब वहां से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को एलिमिनेट कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी बाकायदा अमेरिका और इजराइल ने ली। अब ईरान उसी तरह से ट्रंप को मारना चाहता है जैसे अमेरिका ने आयतुल्ला अली खामेनी को मारा। अब जरा आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ट्रंप की हत्या के लिए किस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है। यह जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, यह है रूबिका नाम की वेबसाइट, जिस पर 2,38,638 लोगों ने किल ट्रंप कैंपेन को सब्सक्राइब कर रखा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। इतने लोगों ने इस कैंपेन को सब्सक्राइब कर लिया है ईरान के अंदर। किल ट्रंप में 2,84,514 लोग अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं 23,94,615 रिफ्टर अनाउंस कर दिया गया है। ये रिवॉर्ड जो आप देख रहे हैं और नंबर ऑफ सपोर्टर आप देख रहे हैं, ये रिवॉर्ड है। इसमें इनवाइट फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट सब कुछ चलाया जा रहा है और टॉप पे लिखा हुआ है किल ट्रंप। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ईरान जो प्लानिंग कर रहा है वो समझिए किसी आग से खेलने की जैसा है। और इस प्लानिंग का अंदाजा व्हाइट हाउस को है, डोनाल्ड ट्रंप को है। जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि उनके बयान से यह झलकता है। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनकी जान को खतरा है। I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान सीधे सीधे युद्ध के साथ प्रॉक्सी और हायर किलर का भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए वो ट्रंप को मरवाना चाहता है।
बाकायदा करोड़ों डॉलर की सुपारी तय कर दी गई है। जो रैंसम अमाउंट है वो भी मैंने अभी आपको दिखाया। दावा है कि ईरान समर्थक गुट दुनिया भर में क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटा रहे हैं। छोटे छोटे दान, डिजिटल करेंसी, हवाला के जरिए पैसे इकट्ठा हो रहे हैं ताकि किसी एक पर उंगली ना उठाई जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया जाता है, लेकिन यहां पर घोंसला नहीं, मौत का जाल बुना जा रहा है, वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जो दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की मौत की प्लानिंग ईरान क्यों कर रहा है। सबसे ऊपर जो नाम आप देखेंगे वो आयतोला अली खामनेई का है। उसके बाद आप एक और लीडर का नाम देखेंगे, अली लारिजानी का। ये दोनों लीडर ईरान में बहुत पॉपुलर थे और ईरान को पता है कि वो डायरेक्ट अमेरिका तक नहीं घुस सकता है, डायरेक्ट अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता है। इसलिए आयतोला अली खामनेई और अली लारिजानी की हत्या का बदला ईरान इस प्लानिंग के साथ लेना चाहता है। ईरान पर लगातार हो रहे हमले में गुनाहगार वो ट्रंप को मानता है, बार बार यह बात कहता रहा है। वजह नंबर 3, परमाणु प्लान पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित कराने की कोशिश। ट्रंप और नेतन्याहू पर लगातार ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने और बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करने की कोशिश के आरोप लगे। वजह नंबर 4, 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान उबला हुआ पड़ा है। ईरान 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में अपने शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है और कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश ट्रंप ने ही दिया था, जिसे ईरान एक बहुत बड़ा अपराध मानता है। वजह नंबर 5, ईरान पर लगातार सैंक्शंस, जिसके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और अर्थव्यवस्था डूब गई है, जिसे वहां के लोग बहुत परेशान हैं और इसका गुनहगार भी ईरान अमेरिका को ही मानता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर जो 3 नाम है वो है आयतोला अली खामनेई, अली लारिजानी और कासिम सुलेमानी। इन तीनों की मौत का बदला ईरान डोनाल्ड ट्रंप की लहू से चाहता है। ईरान हर कीमत पर ट्रंप को अपने रास्ते से हटाने में लगा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां FBI इस खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। मैं एक और बहुत लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि अमेरिकी कितने सीरियस हैं इस थ्रेट के हिसाब से। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चाइनीज दौरे को कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिया मई में। पहले यह दौरा मार्च में होना था। यानी अमेरिका के बाहर वो अमेरिकी राष्ट्रपति को अभी सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के एक नागरिक आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी ने भी इस डर को और पुख्ता किया, जिस पर ईरान साजिश में हम शामिल होने का आरोप लगा। दुनिया कह रही है कि ईरान आग से खेल रहा है। मैं भी यही बात कह रहा हूं। ईरान पर हमले के बाद ईरान के लोगों ने प्रदर्शन किया, ट्रंप के ताबूत भी सड़क पर लाए। ट्रंप का वापस सत्ता में आना ईरान के लिए काल की तरह साबित हुआ। ये सब कुछ लिखा गया। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत ईरान पर लगातार हमले किए गए और अब ईरान क्राउड फंड कर रहा है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुपारी दे चुका है। अगर ट्रंप रास्ते से हटते हैं तो ईरान को लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति नरम पड़ेगी और उसे खुला मैदान मिल जाएगा। ईरान की सोच यह है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना ट्रंप होंगे, ना वो सैंक्शंस होंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि अगर बाय चांस डोनाल्ड ट्रंप तक ईरान के प्रॉक्सीज या ईरान का कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर पहुंच भी जाता और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, तो क्या दुनिया ऐसी ही रहेगी जैसी आज है? ये बात मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार रिजीम में आने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदली, लेकिन अमेरिका के टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करने के बाद क्या ईरान चैन से रह पाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में वो शांति होगी? लेकिन ट्रंप के ना रहने से ईरान को क्या मिल सकता है, ईरान क्या एंटिसिपेट कर रहा है, वो आप देख लीजिए। ईरान को लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध से ईरान को आजादी मिल जाएगी। मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होगा। वैश्विक बाजार में ईरान अपना तेल बेच पाएगा, चरमराई अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। ईरान परमाणु समझौते में शामिल हो सकता है। इराक, सीरिया जैसे देशों में अपने एक्सेस ऑपरेशंस को फिर से एक्टिव करने का मौका मिल सकता है। ट्रंप के बिना सीधा सैन्य टकराव टलने की संभावना अधिक होगी। यह एंटीसिपेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अमेरिका किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देगा।
जैसा कि पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। उठा के देखिए आप इस कहानी को। पर्ल हार्बर में जापानीज जहाजों ने जो तबाही, फाइटर जेट्स ने जो तबाही मचाई और जितना नुकसान अमेरिका को हुआ और जिस तरह से अमेरिकी साख डूबी, उसके बाद आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्राउड फंडिंग कैंपेन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है। अगर ट्रंप को कुछ होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी नहीं होगी, ये डायरेक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जहां कानून से ज्यादा सिर्फ बदला मायने रखेगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, कोई यूएन नहीं, कोई यूएनएससी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, तबाही, विनाश, कयामत। अब आपको बताते हैं कब कब ट्रंप पर हमले की कोशिश हो चुकी है। बटलर, पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई 2024 को चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग कर दी। ट्रंप इस हमले में बाल बाल बच गए। गोली दाहिने कान के ऊपर से छूकर निकल गई। वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, 15 सितंबर 2024। ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे तब एक संदिग्ध पकड़ा गया। 58 साल के रायन वेस्ली के पास AK-47 जैसी राइफल बरामद हुई। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले से पकड़ लिया गया। ईरान से जुड़ी साजिश, जुलाई 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को पकड़ा। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रच रहा था। ईरानी एजेंट की योजना, अक्टूबर 2024 में IRGC के एक एजेंट फरहाद को ट्रंप की हत्या के प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया। ट्रंप प्रशासन ने समय रहते इसे विफल कर दिया। अभी आप फरवरी में लीजिए, मार-ए-लागो में घुसपैठ की कोशिश की गई। फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिजॉर्ट के गेट पर हथियारबंद युवक ने घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की चेतावनी के बाद जब उसने हथियार नहीं डाला तो सुरक्षा बलों ने हथियारबंद युवक को मार गिराया। ईरान की खतरनाक प्लानिंग कामयाब होगी नहीं होगी, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर वाकई ईरान ने ऐसी कोई प्लानिंग की है जिसके लिए बाकायदा वेबसाइट्स तैयार किए गए, क्राउड फंडिंग्स की गई है, $100 मिलियन का टारगेट रखा गया है, तो यहां कूटनीति के सारे कायदे टूट जाते हैं। फिर लोग मुझसे यह भी पूछेंगे कि क्या खामेनेई की हत्या कोई कूटनीति के दायरे में थी? अली लारिजानी को मार देना क्या कूटनीति के दायरे में था? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह भी कूटनीति से बाहर की चीज है या फिर यह भी कूटनीति के दायरे में नहीं आती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। लेकिन जिस तरह से चंदे के जरिए मौत की सुपारी की प्लानिंग हो रही है, वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बेशक इससे ईरान का बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन आशीष साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से लाइव, आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपका रुख करूंगा। ये जो खबर आ रही है क्राउड फंडिंग वाली, पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा क्राउड फंडिंग वाले जो स्टिल्स हैं वो स्क्रीन पर लगातार रखें, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कैंपेन को रजिस्टर कर लिया है। दुनिया के कोने कोने से पैसे जुटाए जा रहे हैं। $100 मिलियन का टारगेट रखा गया है, आधे से ज्यादा अचीव कर लिया गया है। ईरान की प्लानिंग क्या हो सकती है देवनाथ सर? विवेक, ईरान की सरकार ने ऑफिशियली इस वेबसाइट का खंडन किया है। पेजेश्कियन ने बयान दिया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, और पेजेश्कियन के बयान के बाद फर्दर एलैबोरेशन मिला है कि यह ईरान की सरकार की कोई योजना नहीं है। हाँ, इतना बता दूं कि ईरान में अभी काफी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि राष्ट्रपति ट्रंप से खफा हैं, और ऐसा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू भी जब इजराइल के बाहर जाते हैं तो बहुत प्रिकॉशन के साथ बाहर जाते हैं। भविष्य में जब राष्ट्रपति ट्रंप भी कभी अमेरिका के बाहर जाएंगे तो बहुत प्रिकॉशन के साथ बाहर जाना पड़ेगा। एक और चीज बताता हूं कि नेतन्याहू एंड राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर जो ये खतरा है, ये किसी भी लोन वुल्फ अटैक जैसा हो सकता है। एक सिंगल इंडिविजुअल जो थोड़ा मानसिक असंतुलन
खो चुका है या ज्यादा गुस्से में ऐसा कार्रवाई कर सकता है। और अभी की बात नहीं है, ऐसा खतरा नेतन्याहू को और राष्ट्रपति ट्रंप को जीवन भर रहेगा। जी। आपने कहा कि ईरानी सरकार ने इसका खंडन किया है। ईरानी सरकार तो हूतियों का भी खंडन करती है, हिजबुल्ला का भी खंडन करती है, अपने प्रॉक्सीज का भी खंडन करती है। वो कहते हैं हम कोई प्रॉक्सीज नहीं चला रहे हैं, हमने किसी को फंड नहीं किया है, हम किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते हैं। तो ये बात हम कैसे मान ले कि ईरान ने खंडन कर दिया तो ये कुछ ऐसा कोई कैंपेन चलाया नहीं जा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है विवेक। अगर ईरान कर रहा है, डेफिनेटली उनको फिर क्राउड फंडिंग की जरूरत नहीं है। ईरान के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी भी हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी भी हैं। क्राउड क्राउड फंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान की सरकार अगर चाहे तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंड्स का इस्तेमाल करते हुए भी इस तरह की किसी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। ईरान की सरकार ने नहीं, इस वो तो फिर crowdfunding एलिगेशन सर, campaign की यूके अपील देवनाथ की। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एलिगेशन तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा ना कि भाई ईरान ने फंड किया, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर को पैसे दिए और ट्रंप पे हमला करवाया। विवेक, मैं ये बताना चाहता हूँ, बतौर जी। एडमिनिस्ट्रेटर बताना चाहता हूँ हाँ। कि दुनिया में कोई भी लीडर, खासतौर से वॉर टाइम लीडर या कंट्रोवर्शियल लीडर को हमेशा जान का खतरा होता है। गांधी जी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पर शायद उनके ऊपर हम सोचते हैं कि शायद कोई भी इतना खफा नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सैकड़ों एग्जाम्पल हैं दुनिया में। कोई भी लीडर जब उभरता है ऊपर, जरूरी नहीं है कि वो बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी हो। न्यूट्रल पर्सनैलिटी वाले लीडर्स भी कभी कभी चपेट पे आ जाते हैं। ईरान को अगर ये करना है तो बहुत ज्यादा सरकारी तैयारी की जरूरत नहीं है। बाय द वे विवेक, मैं आपको बताता हूँ 100 ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट फोर्स के कमांडोज काफी हैं। उनको दुनिया भर में कोने कोने में छोड़ दीजिए, वो ट्रंप को ढूंढ लेंगे। चाहे ट्रंप को आज से 40 साल के बाद, 30 साल के बाद लैटिन अमेरिका में ढूंढे, या नेतन्याहू को आज से 20 साल के बाद या 10 साल के बाद एशिया माइनर में ढूंढे। बहुत मुश्किल नहीं है अगर एक सरकार तय करती है। हम क्लासिक एग्जांपल देख सकते हैं इजराइल का, कि जिन ज्यूज को जर्मन जनरल्स ने क्षति पहुंचाई थी, उन जर्मन जनरल्स को ज्यूज ने, इजराइल ने एक सरकारी तौर पर ढूंढ ढूंढ के 1970, 1980, 1990 के दशक में मारा। आज भी इजराइल की मोसाद ऐसे कम से कम 10 जर्मन सीनियर पॉलिटिशियंस को ढूंढ रही है जिनकी उम्र शायद 100 से ऊपर चली गई है, लेकिन उनकी मरने की पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी भी मोसाद उनको ढूंढ रही है। अर्जेंटीना में ढूंढ रही है, ब्राजील में ढूंढ रही है। जिस दिन ढूंढेगी मोसाद उनको खत्म कर देगी। ऐसा ही कुछ भविष्य में ट्रंप के साथ, नेतन्याहू के साथ और काफी दूसरे लीडर्स हैं उनके साथ भी होने वाला है, होगा, जब तक कि वो नेचुरल डेथ से मारे नहीं जाते। नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रपति रहते ऐसा कुछ हो गया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मैं तो जाऊंगा, लेकिन अमेरिका का इतिहास भी डराता है। 4 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी हत्या हुई है। अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति, 14 अप्रैल 1865 को थिएटर में जॉन वाइक्स बूथ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेम्स ए गारफील्ड 20वें राष्ट्रपति, 2 जुलाई 1881 रेलवे स्टेशन पर गोली मारी गई, 79 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। विलियम मैककिनले 25वें राष्ट्रपति, 1901 में बफेलो में लियोन चोलगोस द्वारा गोली मारने के बाद 8 दिन के बाद उनकी मौत हुई। और सबसे लेटेस्ट जो मामला था वो जॉन एफ कैनेडी का था, उसके तो विजुअल्स भी हैं। 22 नवंबर 1963 को एक रोड शो में उनको गोली मारी गई थी। तो अमेरिका में इतिहास रहा। मैं ग्रुप कैप्टन आशीष जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद कैप्टन श्याम कुमार आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। जी आशीष जी। विवेक, क्या मुद्दा ट्रंप का नहीं है, मुद्दा है किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव दूसरा स्टेट मरवा सकता है क्या? तो अनफॉर्चुनेटली इस समय ट्रंप ने खुद ही, और अमेरिका एज अ हिस्ट्री करता रहा है, वहां पे स्पेशल पावर्स हैं यूएस प्रेसिडेंट को, और बहुत पुराने पावर्स हैं। आई थिंक बात है, अब उन्होंने ये एम्पावर किया था कि पूरे दुनिया में कहीं भी कोई इंसान या कोई सरकार या कोई बॉडी अगर अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ या अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम करेगी तो यूएस प्रेसिडेंट
मिलिट्री यूज कर सकता है उसके एलिमिनेशन के लिए। इसके बाद इसमें कई बार चेंजेस आए हैं, उसमें यह हुआ कि यूएस सिटीजन्स को ही वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि काफी इसमें दिक्कतें हुई कि आप दूसरे कंट्री के बारे में ऐसे पावर्स कैसे दे सकते हैं। तो इसका एक डीप इतिहास रहा है, और ये अनफॉर्चुनेटली इसको बीच में विवेक टर्म किया गया था पावर टू किल। यूएस प्रेसिडेंट हैड बीन ग्रांटेड पावर्स टू किल people acting body against the US welfare security। तो ये एक हिस्सा है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया या अमेरिका ने क्या किया, इराक के लीडर को इन चेयर, अभी खमैनी साहब को इन चेयर लेजिटिमेट। अगर आपके मिलिट्री डिफरेंसेस हैं तो आप मिलिट्री टारगेट्स को लेजिटिमेट टारगेट मान सकते हैं, बट एक सेलेक्टेड इलेक्टेड मतलब किसी भी फॉर्म में अगर वो नेशन का हेड है तो उसको आप नहीं कर सकते हैं अगर आप लॉ अबाइडिंग हैं, अगर आप सेंसिबल हैं। लेकिन अमेरिका ने कई बार दिखाया है कि दे क्रॉस दैट रेड लाइन रिपीटेडली। तो इसलिए जबकि आपने एक ईरान के सॉवरेन नेशन के लीडर को, जो कि नॉन मिलिट्री लीडर था, उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया उसका, और उसको बार बार क्लेम कर रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर रेसिप्रोकेशन, क्योंकि अब आप लेजिटिमेट टारगेट हो जाते हैं ईरान के। बट नॉट ईरान ने एज अ नेशन उन्होंने बोला है किल अमेरिका, किल इजराइल, लेकिन सरकार ने बहुत सौम्यता सभ्यता के साथ बोला है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि उनकी मंशा ऐसी होगी बिकॉज उनके लीडर को मारा गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट को आज से नहीं, जेएफके के समय से, उसके पहले से भी, आपने जो अभी लिस्ट दिखाई है, ज्यादा खतरा अपने यहाँ के रेडिकल से होता है। उनका जो फ्री गन कल्चर है विवेक, जिसको अनफॉर्चुनेटली रिपब्लिकन ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यू कैन जस्ट वॉक इन टू अ शॉप, जैसे आप टीवी खरीदने जाए, वहां से एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल खरीद सकते हैं, नो साज। और रेडिकलिस्ट ज्यादा बच्चे में उसके कोई फायरिंग करता। सर आपकी तो आवाज रुक उनको रुक कर आ रही है, मैं ज्यादा दोबारा खतरा आपके पास लौट रहा हूं। मैं आपकी अब थोड़ा सा आपके विजुअल्स में भी थोड़े ग्लिच है, थोड़ा सा मैं आपका इंटरनेट वो चेक कराता हूं स्पीड। तब तक मैं कैप्टन श्याम कुमार से रिएक्शन लेता हूं, पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं जी। धन्यवाद विवेक। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। दोनों एयरफोर्स के पायलट्स बैठे हैं यहाँ पे, शायद तो स्पीड तो काफी है इनकी, और आराम से समझाया आपको मैंने। मैं नेवी से समझाता हूँ, स्लो और थोड़ा गहराई से, और आगे ले जाता हूँ बात को थोड़ा। देखो, पहले तो मारने की बात कर रहे हैं हम। 63 में कैनेडी का डेथ हुआ, उसके बाद से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं यहाँ पे, क्या ट्रंप ने ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा उठाया है? क्या ये इजराइल ने पिछले साल जो मई में अटैक किया, ये ट्रंप के आने के कारण अटैक कर दिया? ये जो 7 अक्टूबर 2023 हुआ था हमास का अटैक इजराइल पे, क्या वो ट्रंप के आने के समय हुआ था? क्या उस समय ट्रंप थे राष्ट्रपति? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पुरानी लिगेसी और अपने पुराने जो रिक्वायरमेंट है उनके अमेरिका के, उसकी लाइन टो कर रहे हैं और थोड़ी बोल्डली कर रहे हैं? तो कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करता हूं आपसे। क्या जनरल ऑस्टिन को, जो मरीन फोर्स के स्पेशलिस्ट हैं, सेंट्रल कमांड का हेड ट्रंप ने बताया 2024 में? क्या एडमिरल कूपर को, जो अभी सेंट्रल कमांड के हेड हैं, जो एक्चुअली लड़ रहे हैं वॉर, क्या वो मरीन फोर्स के कमांडर ट्रंप के द्वारा बनाए गए थे 2021 से 24 तक, और बाद में सेंट्रल कमांड नेवल फोर्सेस के बॉस, और फिलहाल पिछले अगस्त में उनको सेंट्रल कमांड का बॉस बनाया गया? तो क्या ये तैयारी पहले से नहीं चल रही थी कि हम ट्रंप के पीछे पड़े हुए हैं? ये सब तो, ये बातें झूठी बातें हैं, ये तो लोगों ने फैलाई हैं। ये सब क्या हम कह रहे हैं? ट्रंप के पीछे किसने पड़ना? उनके बाद कोई और आएगा, वही करेगा जो अमेरिका को करना है। लोग कहते हैं उसका मागा ग्रुप, उसके लोग उससे रिफ्ट में है, प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ, उनकी अपोजिशन पार्टी बेकार है। पूरा का पूरा अमेरिका तो चुप है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं आप। होम फ्रंट को अलग रखिए और वॉर फ्रंट को अलग रखिए। यहां क्या हो रहा है फ्रंट में? इतनी बड़ी फौज के साथ वो आए और मारे जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डाइवर्जनरी फ्लैंक्स, डिसेप्शन, सरप्राइज, ट्रम्पेट बचाना, बॉडी मॉड्यूलेशन, तरह तरह की भाषा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो ये सब मिलके कर रहे हैं ना। तो वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन करने की इनकी बहुत। आपको एक और बात बताऊं जी, कम से कम 20 लैंडिंग की ईरान ने पिछले 4 सालों में, एम्फीबियस लैंडिंग, अपने टापुओं को बचाने के लिए। लगातार डर के मारे उसकी हालत खराब है। पिछले साल में कभी भी अटैक हो सकता है उनपे। उनके पास एम्फीबियस शिप्स नहीं है, फिर भी आईआरजीसी ने कम से कम 20 एम्फीबियस बड़े ऑपरेशंस किए हैं 2021 से 25 तक के बीच में।
इसके लिए कि डर है उनको कि आइलैंड्स कैप्चर होंगे। तो इसकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। ये लोग जो आए हैं वहां पे, ये सब समझदारी से आए हैं। इन्होंने अपनी फौज नहीं हटाई 40,000 लोगों को, मूवमेंट नहीं किया किसी भी ग्राउंड बेस से किसी को भी। 6 देश को चुपचाप बिठा के रखा हुआ है मिडिल ईस्ट में, किसी से अटैक नहीं होने दे रहे हैं। तो ये क्या सडनली ट्रंप ने किया ये सब? जी, ये सब तो पहले से करके इंपॉर्टेंट बैठे हैं। पॉइंट्स है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। श्याम सर वापस लौटूंगा, मैं चाहूंगा पूर्णिमा जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। पूर्णिमा जी। जी विवेक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद मैम। आपने एक अच्छा मुद्दे पे बात कर रहे हो। मैं आपको बटलर की जो सो कॉल्ड किलर है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जो है 20 ईयर ओल्ड, सो यंग मैन। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वो इतना करीब कैसे जा पाया डोनाल्ड ट्रंप के। सेकेंड ऑफ ऑल, उनको मारा गया है उसी समय पे। सो देर इज नो क्लियर आइडियोलॉजी, नो क्लियर मोटिवेशन ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड दस फर, अभी तक नहीं। वो जो साइकिल था, इट वॉज वेरी शॉर्ट साइकिल ऑफ कॉन्वर्सेशन, फ्यू डेज। जनरली इतना बड़ा इंसिडेंट में ये लगातार बात करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं, ये खत्म हो चुका है। इट इज लिटरली डन एंड डस्टेड। नो कोर्ट रूम, नो ट्रायल, नो क्रॉस एग्जामिनेशन, no clear motive established, nothing. FBI has taken over, it's literally dead. Okay, अब मैं इसका आपके साथ एक सिमिलर इंसिडेंट बताती हूँ। चार्ली कर्क का जो मर्डर हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन आप देख लीजिए। सेवरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, सेवरल सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन, व्हाई, लेकिन कोई आंसर नहीं है। अब जो केंट, जो काउंटर टेररिज्म का हेड है, डेप्यूटी हेड है, जो उन्होंने रिजाइन किया है तुलसी गबर्ट के टीम पे, उन्होंने भी अभी लिटरली ये मुद्दा फिर से उठाया कि दे आर ट्राइंग टू शट डाउन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस अराउंड चार्ली कर्क्स मर्डर। सो मैं आपको ये बात इसीलिए बता रही हूँ कि जो भी ये क्रुक्स है, we don't even know who he is right now. We don't even believe जो भी उन्होंने दिखाया और दिखाना चाहा। आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगर इतना बड़ा हमला हुआ, ये बात तो अभी अभी भी चलना चाहिए था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो अभी भी हमें डिस्कशन करना चाहिए था कि नहीं, बिकॉज वो साइकिल खत्म हो चुका है विद इन फ्यू डेज, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर। उससे पहले एप्स्टीन हो रहा था। सो देर इज सो मेनी थिंग्स इंटरनली दैट इज हैपनिंग, इज रेजिंग सेवरल क्वेश्चन एज टू ये ईरान वॉर शुरू क्यों हुआ, क्योंकि राइट बिफोर देन एप्स्टीन का मामला बहुत जबरदस्त चल रहा था। That is one of the reason. Second of all, obviously ये planned था, ये unplanned बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो एक कॉल आ गया क्या तो किसी से, $100 मिलियन के लिए कोई ऐसा कर सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है जो रैंसम मनी रखी गई है? देखिए, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जबरदस्त होंगे। मैं भी डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिनों पहले सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले ही साइन कर रखा है कि ईरान को खत्म कर देना, वहां कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ईरान को तो अभी भी खत्म कर रहे हैं ना। कासिम सुलेमानी को इराक में मारा हुआ है, तो 2020 में ही मारा अभी। हाँ एग्जैक्टली, अभी लिटरली यहाँ पे आप देखिए उनके सारे पूरे टॉप रिजीम को 50 से ज्यादा जो नेता और अभी कमांडर्स उनको मार दिया। बिल्कुल राइट। उनका नेवी का चीफ को भी निकाल दिया है कल की इजरायली फोर्सेस ने। तो मेरी क्वेश्चन ये नहीं है कि वो मारेंगे या नहीं मारेंगे, उनको ईरान की डोमिनेंस चाहिए, वो को किसी भी हद तक लेके रखेंगे। अब लोग बोलते कि लेके करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अगर 65,000 ट्रूप भी उधर जाएगा, मतलब अभी तो ऑलरेडी 50,000। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी और वॉशिंगटन में भी तैनात सीक्रेट सर्विस को इस बात का इल्म है, अंदाजा है कि ट्रंप के ऊपर मैक्सिमम थ्रेट है आज की तारीख में। आपने देखा होगा ईरान अमेरिका वॉर के दरमियान उन्होंने चाइना का जो उनका यात्रा था, उसको भी, उनकी जो यात्रा थी उसको भी उन्होंने डिले कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। हालांकि अब मई में फिर से जाने वाले, नई तारीख आ गई है। कैरिन लेविट जो कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जानकारी दी है।
लेकिन उसमें भी कंफर्म नहीं है कि वो जाएंगे ही जाएंगे, हो सकता है बाद में उनका मूड भी बदल जाए। आशीष जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। आशीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं वापस देवनाथ जी और कैप्टन श्याम के पास जा रहा हूं। जी जी विवेक, मैं ये बता रहा था कि ट्रंप का जो थ्रेट है, हर इस लेवल के लीडर का ना एक थ्रेट असेसमेंट होता है, डीएनआई करती है वहां पे डीएचएस के अंदर जी जॉइंट है। और ट्रंप तीन ड्रग माफिया लॉर्ड्स आप बोल सकते हैं, जिनके पास हायर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, रेडिकल लेफ्ट, हार्डकोर रेडिकल लेफ्ट, जिसके एक जिससे संबंधित एक छोटे लड़के ने, जिसका अभी पूर्णिमा जी जिक्र कर रही थी, जिसने ट्रंप पे एक शॉट लिया था, और उसी तरह से एक यंगस्टर ने जो टीपी यूएसए के फाउंडर, मतलब चालीकर, द ग्रेट राइट विंगर ऑफ यूएस, जिसको एलिमिनेट कर दिया गया, वहां से उनको बहुत मेजर खतरे हैं। और तीसरा, उन्होंने अपने यहाँ की जो काउंटर इंटेलिजेंस, या आप जनरली माने कि वहां की जो सीक्रेट सर्विसेज विंग है, उनको काफी ऑफेंड किया हुआ है, क्योंकि उनको ये शक है कि पिछली बार उनके हिज लॉस ऑफ द इलेक्शंस had something to do with some backdoor things happening within New York Times, Wall Street Journal, CNN and some of the intelligence people. तो इस वजह से वो बहुत हार्श रहते हैं। कई बार उन्होंने CIA के ऊपर बहुत हार्श स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो उनके थ्रेट असेसमेंट में ये तीन वर्टिकल्स विवेक ज्यादा हैं। हाँ, अभी चूंकि ये अचानक से एक नया मुद्दा आ गया है कि ईरान में ऐसी कुछ फंडिंग हो रही है, तो इस तरह की चीजें, इट इज नॉट गोइंग टू एड एनी मोर। आशीष सर, आपकी आवाज फिर से रुक रुक कर आ रही है, मैं दोबारा लौटूंगा। आपने ठीक कहा कि एक सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, और उस सिक्योरिटी थ्रेट को असेस करती है वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज, और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज होती हैं, उसको असेस करती हैं, उसको उसकी समीक्षा करती हैं और उसको देखती हैं उसको किस लेवल पर टैकल किया जा सकता है। मेरा सवाल यह है कि भाई जिसके पास जो पावर, उस पावर का इस्तेमाल करता है किसी के खिलाफ जंग में। अब अमेरिका पूरी जिंदगी भर यह कहता रहा कि भाई ईरान के प्रॉक्सीज उसके असली हथियार हैं, तो आज की तारीख में अगर ईरान अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कर ले तो फिर एलिगेशन कैसे लगाएंगे? यूके देवनाथ सर, उन्होंने भी तो वही किया, उन्होंने अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके पूरे परिवार को विद फुल फैमिली एलिमिनेट कर दिया। हाँ विवेक, देखो हम दो चीजें हैं। क्या एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट का इंस्ट्रूमेंट दूसरे देश के लीडर को मारने की कोशिश कर रहा है? ये है सवाल। क्या एक ऑर्गेनाइज्ड ईरान की एजेंसी जैसे मोसाद किसी दूसरे देश के लीडर को मारने की कोशिश कर रही है? इसी का पैरेलल सवाल है कि क्या ईरान की जो मौजूदा सरकार है, उनका स्टेट का कोई ऑर्गेनाइज्ड हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप को किल करने की कोशिश कर रहा है? फॉर दैट मैटर नेतन्याहू। अभी तक जो असेसमेंट है, असेसमेंट ये है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड ऐसा अभियान ईरान की सरकार ने शुरू नहीं किया। हाँ, आप सही कह सकते हैं कि वो डिनाई तो करेंगे ही, कौन देश बोलेगा कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश इसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अभी अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ है, अमेरिका ने ऑफिशियली लिस्ट छाप दी है कि ऊपर से 30, 40, 50, 60, 70 लीडर किन ईरान में कौन है जिनको मारना है। गूगल सर्च में दिख जाता है मोर और लेस। तो देखो विवेक, अभी हम बात कर रहे थे बतौर, सर ये तो फिर वही बात हो गई, मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये तो फिर वही बात हो गई पूरे शहर का माफिया वर्सेस गली का गुंडा। तो शहर के माफिया ने लिस्ट छाप दी, गली का गुंडा चुपचाप बैठा हुआ है कि हम बाद में बदला लेंगे। हाँ विवेक, देखो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बात करना चाहूंगा। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि थ्रेट जो है सभी लीडर्स को होती है। कोई भी लीडर जो कि रिसोर्स एलोकेट करता है उसको थ्रेट होती है। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर हो, मिलिट्री लीडर को भी जो रिसोर्स एलोकेट करता है थ्रेट होती है। तो जैसे मैं भारत का क्लासिक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ थ्रेट क्या मोदी जी को है? हमारे यहाँ थ्रेट क्या राष्ट्रपति को है? शायद उतना नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको, राष्ट्रपति जी को उतना ही कवर देते हैं जितना कि मोदी जी को देते हैं। हमारे यहाँ अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, क्या उनको थ्रेट है? तो इस तरह से एक असेसमेंट लेडर बन जाता है, और सारे देश जानते हैं रिटायरमेंट के बाद भी
आप देखिए जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, या जैसे मैं अमित शाह जी का नाम ले लेता हूं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। अमित शाह जी आज से 20 साल बाद भी जहां रहेंगे उनको स्टेट प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि उनकी थ्रेट प्रोफाइल ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि वो जब तक सरकार में है तभी तक उनको थ्रेट है। जिस दिन अमित शाह जी पब्लिक लाइफ से रिटायर होकर अपने घर वापस चले जाएंगे तब भी उनको थ्रेट है। ये असेसमेंट है, सरकारी असेसमेंट है, ओपन है, मतलब इसमें कोई सेंसिटिव बात नहीं है, धमाके वाली बात नहीं है। ऐसा होता है, हम में से हर व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, रह तो चुका अगर है, किसी को हम 100 उसको। मिलियन दे दिया गया या फिर किसी को 100 मिलियन चाहिए तो इसमें तो बड़े बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ विवेक, देखो ऐसे कार्रवाई में पैसा जो है वो सिर्फ सहूलियत देता है, रिसोर्स देता है। मोटिवेशन जो है वो दूसरी वजह से आती है, चाहे थियोसॉफिकल वजह से आए, चाहे धर्म की वजह से आए। अ, जो मोटिवेशन है वो एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स होता है। ये जो हम $100 मिलियन की बात करते हैं, ये सिर्फ फैसिलिटी देता है कि उसको वहां जाना है, यहाँ आना है, उसको यहाँ पर फंडिंग करनी है, वहां पे फंडिंग खरीदनी है, यहाँ पे वेपन खरीदना है, वहां से वेपन को छुपा के ले जाना चाहिए, यहाँ पे कस्टम्स वाले को फैसिलिटेट करना अच्छा, है। तो ये तो पैसा सर जो है, ऑपरेटिव पार्ट हो गया। ये तो तब होगा जब ये 100 मिलियन एग्जीक्यूट कर जाएगा तब। लेकिन ऑपरेटिव पार्ट से पर जाने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कैप्टन श्याम सर, अगर ऐसा कुछ हो गया तो? फिर से कहता हूं, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। हम इसलिए ये बात कर सर, पा ये रहे हैं जॉन कि एफ फिलहाल कैनेडी के पहले भी यही कहा जाता था कि ये झूठी बातें फैलाई जा रही, उनको कोई थ्रेट नहीं है। ये अब्राहम लिंकन के पहले भी यही बातें कही जाती थी। महात्मा गांधी के लिए भी हमारे देश में, वो तो हमारे लिए राष्ट्रपिता हैं और उस समय भी वो उसी नाम से सम्मानित थे, तो उनके लिए भी यही कहा जाता था। हो जाएगा तो बोलेंगे अरे यार ये कैसे हो गया। आकलन करता हूं, आकलन करता हूं। जी सर, जी सर। 63 की बात की, काफी पुराना इतिहास बात कर रहे हैं जी। फिलहाल तो ईरान में ही लोग माने जा रहे हैं। देखिए क्लियर, पहले एम देखिए आप। रिजीम टारगेट्स को डिक्लेयर किया है ईरान के अगेंस्ट में इजराइल ने। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है रोग स्टेट है तो रिजीम चेंज करना है। तो इसको समझिए, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ट्रंप को चेंज करना है, तो क्यों परेशान हम हो रहे? इजराइल ने कहा है नेतन्याहू को कि हम उसको मारेंगे। ट्रंप के अगेंस्ट में अभी तक कोई इथिकल टारगेट नहीं माना गया। उसको पता है 6000 किलोमीटर दूर जाके मार भी नहीं सकता, ये आप कितनी मिलियन लगा लो उनके साथ, और मर भी गया तो क्या होगा? वो तो मैंने कहा आपको, ही इज टोइंग ए लाइन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। वो चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो प्रॉस्पेरिटी उन्होंने जगाई है वहां वंस फॉर ऑल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोके। हमें बताना पड़ेगा, थोड़ी सी आगे ले आऊं बात को। 14 अप्रैल 1988 को यूएसएस रॉबर्ट कुवैत के शिप को स्कॉट कर रहा था इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जब उन्होंने बंद करके माइन लगाया था और वो टकरा गया माइन से। 26 सेलर घायल हुए बुरी तरह, शिप बुरी तरह टूट गया, बाहर जाके किसी तरह गिरता पड़ता उसको बचाया गया। 18 अप्रैल को 1988 में इतनी बुरी तरह से मारा उसने नेवी को, सारे शिप्स को डुबो दिया, और तब इराक ईरान वॉर बंद हुआ। तो ये तो वहां की नीति पहले से रही है कि वहां पे प्रॉब्लम है, उनको अब पूरा कंट्रोल चाहिए। सेकेंड टाइम आए हैं तो वो रिजिम टारगेट ईरान ने नहीं डिक्लेयर किया। एक बात पूछता हूं आप सबसे, सेंट्रल कमांड के किसी भी टॉप बॉस को क्यों नहीं मार रहे हैं? वो क्यों नहीं किसी ने? वहां मरीन फोर्स है, स्पेस फोर्स है, एयरफोर्स है, नेवी के कमांडर हैं और सेंट्रल कमांड के हेड एडमिरल कूपर, इनमें से किसी पे कोई अटैक की संभावना? इनफैक्ट मैं बात करूं विवेक जी, कोई इनके बारे में जानता तक नहीं है। मैंने लिस्ट बना रखी है सबकी। जब आप कह रहे हो कि बंदर अब्बास के बेस में एडमिरल को मार दिया गया ईरान के, जो एक्चुअली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा रखने वाले सबसे बड़े जो ही वही दारोमदार हैं उसके, हमारे तरफ से तो कोई बात नहीं हो रही है। लड़ कौन रहा है? हमें कमांडर्स की बात करनी चाहिए। उनमें से किसी पे अटैक नहीं हो रहा है, वो सब सेफ है ना। तो प्रेसिडेंट तो बहुत दूर है, वो तो फ्रंट फेस है, वो तो पॉलिटिकल है। तो ईरान लेकिन सर ईरान कह रहा है कि आप पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में आइए तो सही। आप कहां 1000 किलोमीटर दूर बैठकर आप स्ट्रेटेजी चला रहे हो और कह रहे हैं कि आप ईरान पर कब्जा कर लेंगे? विवेक जी की इसकी जरूरत है अमेरिकन प्रेसिडेंट? मुझे नहीं पता सर, एक्सपर्टीज आपके पास है इसलिए आपको हमने बुलाया, आप ही समझा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एडमिरल ब्रैड कूपर को जानते, मतलब हमारे दर्शक जाने तो ये है कौन जो लड़ रहे हैं लड़ाई वहां पे, जिन्होंने तैयारी की है 5 साल से वहां पे बैठ के, उनसे बात करें। आपको मैं बताऊं, जब वो ईरान का
जब वो बारूदी सुरंग लगा था रॉबर्ट में, तो उन्होंने बोट को जब्त किया जिसमें वही सुरंग थी, वही माइंस थी जो लगी हुई थी। तो प्रूफ किया कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को माइन किया था इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट, और इस कारण से उसने नैरेटिव बनाया और इस कारण से ईरान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन सर बात अब सही और गलत और उसकी रह ही नहीं गई है, कौन सही कौन गलत। बात है कि अगर ये क्राउड फंडिंग एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो गया। कर्नल एसके मलिक साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार उनका रिएक्शन जान लेते हैं। ये जो ईरान में क्राउड फंडिंग चल रही है ट्रंप की हत्या को लेकर। विवेक, देखिए जितना मैं समझता हूँ, थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया, सो माफी चाहूंगा। नहीं सर, जितना मैं समझ रहा हूँ कि ये क्राउड फंडिंग देखिए कोई इस्लामिक कंट्रीज में नई चीज नहीं है। और आप इससे देखिए जो आईआरए हुआ करता था, जो आयरिश रिपब्लिक आर्मी, उस टाइम भी बहुत क्राउड फंडिंग हुई थी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये क्राउड फंडिंग हो रही है कि ट्रंप के लिए एक सुपारी देने का काम करने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं लगता कि, देखिए अभी आप देखिएगा यहाँ पे ईरान के अंदर उनके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया गया और लड़ाई अभी भी चल रही है। और दूसरा ये देखिए कंपैरेटिव पोजीशंस क्या हैं। कंपैरेटिव पोजीशन ईरान और यूएस की बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के लेवल अलग है। अमेरिका और इजराइल दोनों एक मिलके एक यूनिट की तरह लड़ रहे हैं। उनके पास दुनिया की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, हाईएस्ट काइंड ऑफ सर्वेलेंस है, हाईएस्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। इसके रहते मुझे लगता है ठीक है, दे कैन ट्राई, आप ट्रंप साहब के लिए खतरा पैदा कर दे। लेकिन ट्रंप साहब की जो जिस लेवल की सिक्योरिटी है, जिस लेवल की उनके पास सिक्योरिटी के सर्कल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास तक कोई पहुंच पाएगा। लेकिन चलो आपकी बात मान लेता हूं, और इस बात के क्राउड फंडिंग में से कितना कोई एक्सपर्ट हो जाए कि वो कोई आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स ले आए कि वर्ल्ड ट्रेड टावर की तरह, तो हो सकता है ट्रंप साहब के लिए खतरा भी हो जाए। और कौन सा ये ईरान तो पिछले 3 महीने से कह रहा है, अपने वहां पे फतवा इशू कर रहा है कि ट्रंप साहब को एलिमिनेट किया जाए। तो देखिए जो बातें हो रही हैं, ये हो सकता है वहां पे क्राउड फंडिंग हो रही हो। वो मुझे फिलहाल आज की डेट में ऐसा कोई खतरा ट्रंप साहब की जान को नहीं लगता है। और जब उनकी जान को लगता भी है तो देखिए हायरार्की ऑलवेज एग्जिस्ट हियर, ऑपरेशन विल कंटिन्यू। जी थैंक यू। मैं पूर्णिमा जी का एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगा कि पूर्णिमा जी, क्या ये बात वहां के सीक्रेट सर्विसेज को भी सिक्योरिटी असेसमेंट तो होती है और सिक्योरिटी थ्रेट भी रहता है, जितने भी दुनिया में राष्ट्राध्यक्ष हैं इंक्लूडिंग आयतुल्ला अली खामनेई, जिनके ऊपर थ्रेट था और वो थ्रेट हमने देखा कैसे एग्जीक्यूट किया अमेरिका ने। क्या ये बात उनको भी पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति को? उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके बाद मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल जाएगा। देखिए मालिक सर अभी एक बात बताए थे कि वो उनका जो सिक्योरिटी इतना है, उनके पास पहुंचना मुश्किल है। तो वही बात मैं आपको पूछना चाहूंगी, थॉमस मैथ्यू क्रूक्स 20 साल का बच्चा जो है, वो कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के इतना करीब पहुंच चुका था? अगर सिक्योरिटी सर्विस इतना तगड़ा है तो सो रिगार्डलेस ऑफ इट, तब क्या बोला था, हमें सिक्योरिटी के इश्यूज बताया गया था, पॉलिटिकल मैसेज दिया गया था, और लिटरली फ्यू डेज में ये जो सिचुएशन है उसको बंद करके आगे बढ़ गया था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे एक्चुअली शोड अस दैट दे किल्ड हिम। सो देर इज नो कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसका मोटिवेशन क्या था, वो क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप को मारना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं था। सो द नैरेटिव शिफ्टेड, वो फाइट में चला गया था, वो प्रेसिडेंट ट्रंप बच गए और ये पॉलिटिकल मैसेज बन गया कि अभी तो आना ही है, हमें तो आना ही है। दैट्स इट। आपके चैनल में भी तो मैं बोल रही थी कि मैं कितनी खुश हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप बच गए और हमारी इलेक्शन में तो जीत ही जाएंगे, मैं बताई थी ना। सो द पॉइंट इज दैट दिस इज ऑल्सो ए मिस्ट्री टू अस, ए क्रूक्स सिचुएशन इज ऑल्सो मिस्ट्री टू अस। तो इसका भी खबर हमें नहीं है। मिस्टर चार्ली कर्क का भी सिचुएशन हमें नहीं पता है कि एक्चुअली हुआ क्या। देयर सो मेनी वीडियोस दैट वी हैव सीन, whether AI generated or not, we don't know. So there's something going on that we actually normal people don't know. तो अभी चार्ली ये कर्क जो की अभी जो बहुत सिचुएशन की इंपॉर्टेंट बात आपने करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। चार्ली कर्क जो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड थे, उनके इलेक्शन कैंपेन में बहुत जबरदस्त उन्होंने सपोर्ट किया था, और उनकी हत्या कैसे हुई आज तक पता नहीं चल पाया। जी एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन ऑल्सो, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। अर्लियर सब कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था हमें। अभी अगर आप जगह वीडियो भी देखे, को इट डजंट मेक एनी सेंस। अभी वो जो यूनिवर्सिटी है उसका जो जगह में बैठे हुए थे, वो लिटरली नेक्स्ट डे में जाके वो पेवमेंट बना दिया, वो सारा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन करा जाता है, सारे जहाँ पे लेकिन crime होती है, जो वो बात जगह कैप्टन श्याम कह रहे हो, बात ठीक है, आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। कैप्टन श्याम जो कह रहे हैं
कि क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो गया, तो उनके बाद वो तो अमेरिकी लाइन फॉलो कर रहे हैं, उनके बाद जो राष्ट्रपति आएगा वो भी अमेरिकी लाइन फॉलो करेगा, चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ईरान को इससे क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखिए, ईरान ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, मरना है मारना है। हाँ। अगर मर भी जाएंगे फिर भी वो मार के मरेंगे जितना हो सके उनके हिसाब से। तो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन्स एंड वर्सेस देम। यहाँ पे तो पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जाता है। 10 लोग वहाँ पे बाहर मर जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट खेला जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि अमेरिका इस थ्रेट को बाकायदा असेस कर रहा है और इस पर ट्रंप के बयान से इस बात की जानकारी भी मिलती है, हाल में उन्होंने जो बयान दिया है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।